चलिए कौन सा 283 पहले 71 देखिए। सेवेंटी वन नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पॉइंट्स आर देयर ई एंड डी ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। एक ट्राइंगल है आपका ए बी जिसमें ई और डी, ई ए बी पर और डी ए सी पर एक पॉइंट है, जिससे जो ए डी है वो आपका 1/3 ऑफ ए बी है, ए डी और ए बी का अनुपात 1/3 है और ए ई और ए सी का अनुपात 1/3 है। बीच का एंगल जो है वो ए, वो आपका कॉमन है। तो ऐसी परिस्थिति में ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के। ऐसी स्थिति में ट्रायंगल जो आपका ए डी ई है और ए बी सी है वो आपस में कैसा होगा, सिमिलर हो जाएगा। सही है। यहाँ पर आपका कंफ्यूजन ये होगा कि ये संबंध ऐसे होना चाहिए था, ऐसे ऐसे उससे आपको फर्क पड़ता, सिमिलरिटी तो मिल रही ना भाई। ए डी जो है वो ए बी से संगतता रखता है, जबकि ए ई जो है वो ए सी से संगतता रखता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसका मतलब ये है कि ए डी के सामने का एंगल ये और ए बी के सामने एंगल ये बराबर है, और ये वाला आपका अल्फा अल्फा रहा होगा और एक एंगल बीच का कॉमन है। ये स्थिति है एग्जैक्टली। तो हमने कहा ठीक है सिमिलर हो गया। तो कह रहा डी की लेंथ बताओ, तो ये बात सही है। तो सो आप सिंपली कह पाएंगे कि जो डी होगा वो आपका 1/3 ऑफ बी सी होगा। डी 1/3 ऑफ बी सी होगा। तो अगर आप 1/3 ऑफ बी सी होगा तो बी सी की लंबाई 15 है। तो ऐसी कंडीशन में डी की बात करें तो डी जो होगा 1/3 ऑफ 15 होगा, मतलब जो डी होगा वो आपका 5 सेंटीमीटर होगा। आंसर बढ़े आगे। 271 के बाद 72। हाँ ये 83 तक तो हम लोग पहुंच गए थे, तो आगे कंटिन्यू करते। एट्टी फोर देखें। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल आपका एबीसी है और उस ट्रायंगल एबीसी में द लाइन पैरेलल टू बीसी ड्रॉन, डी इज लाइन एरिया ट्रायंगल एबीसी। एक लाइन जो है डी ड्रॉ की जाती है विच इज पैरेलल टू बीसी, बीसी के पैरेलल। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी दिया गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। एडी एंड डीबी जो है वो आपका 2:3 में है। ये आपका एडी जो आपका है और डीबी जो है वो आपके 2:3 में है। यहाँ आप देखा जाए तो ये आपका 2:3 हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबी। तुम देखो ध्यान से, अगर ये ऐसा है तो ये 2 और 3 है, तो ये पूरा कितना होगा, 5 होगा।
ये आपका 2 है, ये 3 है, तो पूरा कितना होगा 5 होगा। तो ऐसी कंडीशन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की अगर बात की जाए तो 2/5 टू द होल स्क्वायर 4:25। अब ऐसी कंडीशन में एरिया जो आपका DBE आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दें, ABC का एरिया जो है वो आपका 150 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। ABC का एरिया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, तो ये आपका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बोलो सही है। अगर आप देखें तो ट्रायंगल ABC का एरिया अगर 150 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, तो यहाँ पर जो आपका ADE का एरिया है वो आपका निकाल सकते हैं, वो आपका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। बिल्कुल सही। अगर इस बात पर हम एग्री करते हैं तो आप BDE का पूछ दिया है, ये पूछा है। अब आप हमको सिंपली ये बात बताओ कि ये अगर एरिया 2 यूनिट है, ये एरिया 2 यूनिट है, तो क्या ये एरिया 3 यूनिट नहीं होगा। इस वाले ट्रायंगल को देखना, ABE शीर्ष से खींची गई कोई रेखा आधार को जिस अनुपात में बांटती है, त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी अनुपात में बट जाता है। शीर्ष से खींची गई कोई रेखा आधार को जिस अनुपात में बांटती है, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी उसी अनुपात में बट जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में ये एरिया अगर आपका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, ये एरिया अगर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, तो ये एरिया कितना होगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर इज A। हो गया। क्वेश्चन नंबर 285 हो गया। 86 85 देखो 85 नंबर क्वेश्चन क्या है। ट्रायंगल ABC है, BC के समांतर खींची गई है। एक ट्रायंगल आपका ABC है, एक ट्रायंगल आपका ABC है, इसे BC के समांतर DE रेखा खींची गई। DE इज ए लाइन विच इज पैरेलल टू BC, जो कि BC के पैरेलल है। DE इज ए लाइन विच इज पैरेलल टू BC, जो BC के समांतर खींची गई है। आपसे क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है वो आपका 192 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है वो आपका 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, AD/DB 3:5 के अनुपात में। ये आपका पूरा 8 यूनिट हो जाएगा। अगर आप एरिया के बीच अनुपात देखेंगे, ठीक है, DEB, फिर वही क्वेश्चन DEB का एरिया पूछा गया, ये पूछ लिया गया। तो लास्ट क्वेश्चन जो सॉल्व किया उसी के अकॉर्डिंग जाओ।
तो आप एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आप देखोगे कि ये आपका 3 का स्क्वायर है, तो ये पूरा एरिया 8 का स्क्वायर है, ये आपको दिया गया है। तो आप सबसे पहले ये आपका 3 का स्क्वायर के नियम से एरिया निकाल सकते हो, किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई बराबर 9/64 × 192। सही है। तो आपका क्षेत्रीय 9×27 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इससे क्या हुआ कि आपके सामने इसका एरिया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी कितना आ गया, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर आप यहां से एक लाइन ड्रॉ की है आपने, तो यहां पर ये आपका 3 और ये आपका 5 की स्थिति है। अरे बोलो। तो यहां देख रहे हैं ये आपकी 3 और ये आपकी 5 की स्थिति है। तो ये आपको जब इसका, अब ये सिमिलरिटी वाला पार्ट नहीं बचा, अब ये शीर्ष से खींची गई कोई रेखा आधार को जिस अनुपात बांटती त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी अनुपात में बढ़ता है। तो ये जो है वो आपका 27 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है और ये आपका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पूछा गया। तो इसलिए हम सिंपली कह सकते हैं कि 5 पूछा गया, 3 बताया गया, इंटू 27, दैट इज 45 सेंटीमीटर। सिमिलरिटी यहां कहां, सिमिलरिटी सिमिलरिटी जहां लगनी थी वहां लग गई। अब अगर ट्रायंगल में खींची गई कोई रेखा आधार को जिस अनुपात में बांटती त्रिभुज का क्षेत्रफल भी उसी अनुपात में बढ़ता है, तो कौन सी सिमिलरिटी? इसके पहले तो सिमिलरिटी लगाई, देखो अनुपात, भुजाओं के अनुपात का वर्ग, वहां तो सिमिलरिटी लगाई ना। एट्टी फाइव के बाद 86 हो गया, 87, 87। देखो 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी त्रिभुज एबीसी में बीसी और एक ट्रायंगल एबीसी में, किसी ट्रायंगल एबीसी में बीसी, बीसी तथा एडी का मध्य बिंदु डी और ई है। बीसी का मिड पॉइंट डी और एडी का मिड पॉइंट, बीसी का मिड पॉइंट ये और एडी का मिड पॉइंट ई है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईए और एबीसी के अनुपात ज्ञात करो। देखो ध्यान से, जब यहां से लाइन जा रही है तो ये आधा आधा हो रहा है मिड पॉइंट के नियम से। तो ये एरिया अगर एक्स होगा तो ये एरिया एक्स नहीं होगा। फिर दोबारा देखो, ये ट्रायंगल एबीसी दिख रहा है, इस वाले ट्रायंगल में ये 2x है, तो ये क्या 2x नहीं होगा? आई बात समझ नहीं आई? अब ऐसी कंडीशन में ध्यान दिया है तो ये अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट के नियम से ये एक्स एक्स है, ये आपने लाइन ड्रॉ की, ये 2x है, तो क्या ये 2x नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर इस परिस्थिति में आप जा रहे हैं तो ट्रायंगल बीईए, ट्रायंगल बीईए अपॉन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल बीईए अपॉन एबीसी, बीईए की बात करें तो x और एबीसी की बात करें तो 4x, डिवाइड करें तो 1:4 आंसर।
हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 288 हो गया। 289, 90, 91, 91। दो त्रिभुजों के अभिलंबों का अनुपात 4:1, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 3:2 है। संगत आधारों का अनुपात, सिमिलरिटी नहीं यहाँ कही गई, सिंपल सा ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है जिसमें उनका बेस आपका B1 है, इस वाले ट्रायंगल का बेस B2 है। यहाँ आपकी हाइट देखी जाए तो ये H1 है, यहाँ हाइट देखी जाए S2 है। ठीक, तो बेस B1 है, हाइट H1, बेस B2 हाइट H2 है। तो क्वेश्चन कहता है उनके एरिया का अनुपात। तो अगर हम Δ1 अपॉन Δ2 ट्रायंगल की, Δ1 का ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के एरिया की बात करूं तो क्या ये कहना गलत होगा कि 1/2 बेस इंटू हाइट B1 इंटू H1 और 1/2 B2 इंटू H2? बोलो सही है? क्या ये कहना गलत होगा? तो एरियाज का अनुपात 3:2 के अनुपात में 1/2 1/2 कैंसिल, B1 और H1 हमसे, B1 और B2 हमसे पूछा गया। H1 H2 की बात करें तो ऊंचाई के अभिलंबों का अनुपात 4:5, दिस इज द रेशियो ऑफ 4:5। ध्यान दिया है तो B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू 15/8 आंसर। नोट करें जल्दी से। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 292 देखें। 292 नंबर का है, किसी समकोण त्रिभुज की समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के कर्ण को छोड़कर एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है 1:1, दूसरी भुजा की लंबाई, कर्ण को छोड़कर दूसरी भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर। तो ये अगर 6 सेंटीमीटर कह रहा, कर्ण को छोड़कर दूसरी भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो ये हाइपोटेनस छोड़ दो तो ये 6 है, तो ये अपने आप 6 होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये अगर आपका 6 सेंटीमीटर है तो ये आपका अपने आप 6 सेंटीमीटर होगा। ऐसी कंडीशन में इसके कर्ण पर डाले गए, शीर्ष लंब पर डाले गए अभिलंब की लंबाई, तो अगर ये 6 है, ये 6 है, तो ये अपने आप पाइथागोरस थ्योरम से 6√2 होगा। अगर आप ध्यान देंगे ये 6 है, ये 6 है, तो 6√2 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इस अभिलंब की लंबाई ये आप डाल दो परपेंडिकुलर, तो ये अपने आप h हो गया। इसी लंबाई पूछा गया है, आपको याद करिए, मैंने आपको प्रूवमेंट कराया ए बी इक्वल्स टू पी सी का, याद है? तो इस परपेंडिकुलर को P माना जाए तो आप जानते हैं कि ये अगर आपका ए होता किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, ये B होता, तो आपको प्रूवमेंट कराया गया है कि ए बी बराबर किसके होगा? PC के। ठीक, अगर ए बी बराबर PC के नियम का उपयोग किया जाए तो ए बी बराबर PC के नियम से हम यहाँ सिंपली कहते हैं कि ये आपका 6 × 6
बराबर पी आपको चाहिए और सी आपका 6√2 है, तो 6 से 6 एलिमिनेट हो गया, पी इक्वल टू कितना आ गया 3√2 सेंटीमीटर या जो भी है। हाँ हाँ, यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो माध्यिका होगी उस स्लम जो होगा वो माध्यिका का भी कार्य करेगा, तो ये जो आधा आधा होगा ऐसे, तो आप उससे निकाल सकते हैं 3√2 बांट करके पाइथागोरस लगा सकते हैं। हाँ, वो त्रिज्या बन जाएगी, 3√2 हो जाएगी, कर सकते हैं वैसे। ठीक है, सही। कि अगर राइट आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हो तो आइसोसेलेस में ये लंबी माध्यिका बनेगा, और ये माध्यिका तो परिवृत्त की त्रिज्या होती है, परिवृत्त की त्रिज्या कर्ण की आधी होती है, तो उसे सीधे 3√2 आप आ सकते हो। ठीक। हाँ, फिर ये तीनों पार्ट बराबर हो जाएंगे। आगे कंटिन्यू करते हैं। 292 के बाद 293 हो गया, 94, 5, 6, 7, 8, 296। दिए गए चित्र में एंगल बीएसी एंगल एडीबी समकोण त्रिभुज है। करेक्ट, एंगल जो आपका बीएसी है और एडीबी है वो आपका समकोण है, एडीबी है और बीएसी ये आपके समकोण है, ये एंगल जो है वो आपका राइट एंगल है। ठीक, ये आपका 5 है, ये आपका बीए आपका 5 है, एडी 3 है, सेंटीमीटर दे रखा है, बीडी की लंबाई 4 है, बीडी आपको 4 दी है, नहीं दी होगी तो वो भी अपने आप ही हो जाती, तो आपकी बीडी 4 सेंटीमीटर कह रहा है, डीसी की लंबाई ज्ञात करो, तो लेंथ ऑफ डीसी चाहिए। ठीक, राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी याद करिए। राइट एंगल ट्राइंगल में बताया गया था कि एडी स्क्वायर, वही नेमिंग भी वही है, एडी स्क्वायर बराबर बीडी इंटू सी डी का प्रूवमेंट कराया गया था आपको कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में जब राइट एंगल वाले वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो इस राइट एंगल वाले वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर ड्रॉ करने पर इस परपेंडिकुलर का स्क्वायर से दोनों अपोजिट साइड के दोनों पार्ट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। बात समझ में आ रही? तो आप पाते हैं कि एडी स्क्वायर बराबर बीडी इंटू सी डी, तो ये आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर बराबर बीडी, बीडी आपका 4 और डीसी आपका पूछा गया है, तो ये आपका डीसी। सॉल्व फॉर डीसी तो आपका हो जाएगा 9/4 2.25 सेंटीमीटर। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 297, 98, 99, 99। देखिए 99 नंबर क्या है, ट्राइंगल एबीसी में डी तथा ई इस प्रकार एबी और बीसी पर मध्य बिंदु है। एक ट्राइंगल आपका एबीसी और उस ट्राइंगल एबीसी में ए बी पर क्रमशः डी और ई ए बी बी सी पर मध्य बिंदु है। ए बी का मिड पॉइंट डी है और ए बी सी का मिड पॉइंट ई है, ये इस पर मिड पॉइंट दिए गए हैं। हो जाए इसी पे कोई बिंदु पी इस प्रकार है कि आर एस मध्य, इस प्रकार एसी पर स्थित कोई बिंदु पी इस प्रकार है कि आर तथा एस क्रमशः एपी तथा पीसी के मध्य बिंदु है। मध्य एसी पर कोई बिंदु पी, एसी पर कोई बिंदु पी इस प्रकार है
कि आर और एस क्रमशः एपी का मिड पॉइंट आर है और पीसी का मिड पॉइंट एस है। ये कोई पॉइंट एनी पॉइंट है और ये यहाँ पर जो है ये आपका मिड पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसमें आपको बताया गया कि यहाँ मध्य बिंदु कह रहा है डी आर और ई एस का मान ज्ञात करो। ये आपका डी आर है और ये आपका ई एस है। तो आपसे कह रहा है कि द लेंथ ऑफ डी आर एंड ई एस। ऐसी परिस्थिति में कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर इसको मिलाया जाए तो ये एनी लाइन हो गई। अब मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर इसको आप 2x माने तो क्या ये x नहीं होगा? ये 2x माने तो क्या ये x नहीं होगा? मिड पॉइंट थ्योरम के नियम से होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो आप बात करें कि सो द डी आर रेशियो ई एस, डी आर ई एस, तो आप बात करेंगे तो x अपॉन x रेशियो विल बी 1/1। आंसर इज ए। हो गया, आगे बढ़िए। 99 के बाद 300, 301, 302, 303, 304, 305, 6, 306 देखें। 306 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है एबीसी, एक ट्रायंगल है आपका एबीसी जो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एडी भुजा बीसी पर लंब है। एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। लंब है तो माध्यिका का भी स्वतः ही काम करने लगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो लंब ही माध्यिका है, माध्यिका ही लंब है। अब आपसे कह रहा है कि देखो ऐसा होने के बाद क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। और ऑप्शन देखेंगे तो इन द टर्म्स ऑफ एडी, एडी के टर्म्स में आपसे रिजल्ट पूछा जा रहा है। अब अगर आप ध्यान दें बेसिक बातों पर तो आपको एडी बराबर हमने प्रूव किया था √3/2a, याद करिए, है ना। इसका मतलब जो एडी है वो √3/2a के बराबर है, मतलब जो a है वो आपका 2/3 ऑफ √3 ऑफ एडी के बराबर है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये क्या ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नहीं है जो आप पूछ रहे हो, तो वो क्या ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नहीं है, ये आपका ए दिया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में ये आपका हो गया 3a स्क्वायर और ए की जगह क्योंकि आंसर एडी के टर्म्स में चाहिए तो पुट किया जा सकता है, तो 3, ये आपका 2/√3 एडी टू द होल स्क्वायर। यहां पर 3 ये आपका 4/3 एडी स्क्वायर, मतलब सिंपली ये कट जाएगा तो 4 AD स्क्वायर आ जाएगा, 4 AD स्क्वायर। ठीक।
306 के बाद 7 8 9 10 310 310 नंबर देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि ओ त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है, एक ट्रायंगल एबीसी है और उस ट्रायंगल एबीसी में वो उसका अंतः केंद्र है। डी त्रिभुज की भुजा बीसी पर एक बिंदु इस प्रकार है कि ओडी परपेंडिकुलर टू दिस, डी भुजा डी त्रिभुज की भुजा बीसी पर एक बिंदु इस प्रकार है कि ओडी ये इसका अंतः केंद्र है, ओ इन सेंटर है। ये डी इस पर लंब इस प्रकार है कि ओडी परपेंडिकुलर टू बीसी है, ओडी बीसी पर लंब है। एंगल बीओडी, ये आपका बीओडी, ये ओ हो गया, ये आपका बीओडी जो है वो आपका 15 डिग्री है, ये बीओडी जो है वो आपका 15 डिग्री है। एबीसी का मान चाहिए, बड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आपका ये अंतः केंद्र, ये आपका अंतः केंद्र है, तो क्या ये कहना ठीक नहीं है कि ये 90 है ये 15 है। अब एक बात बताओ, तो ये अंतः केंद्र भूल जाओ, एक मिनट यहाँ, ये 90 है ये 15 है, तो क्या ये वाला 75 नहीं होगा? ठीक है, अगर ये 75 होगा और ये अंतः केंद्र है, तो इस वाली लाइन को क्या एंगल बाइसेक्टर नहीं कहा जा सकता होगा? भाई ये तो एंगल बाइसेक्टर कही जाएगी, तो ये 75, तो क्या ये वाला भी 75 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर ऐसी स्थिति क्लियर हो गई, तो क्या एंगल एबीसी की बात की जाए, तो क्या एंगल एबीसी 75 इंटू 2 दैट इज 150 डिग्री नहीं होगा? आंसर इज सी। थ्री 311 12 क्या ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी जो है वो 60 डिग्री है, सी 60 डिग्री 40 डिग्री। ट्रायंगल एबीसी में अगर ये एबीसी है, तो एबीसी में जो ये वाला है वो आपका 60 डिग्री है, और जो ये वाला है वो 40 डिग्री है। ये 60 डिग्री है, ये 40 डिग्री है। एडीबी, एडी और एई कोण ए के समद्विभाजक और शीर्षलंब है, तो ये आपका शीर्षलंब हो गया और ये आपका एंगल बाइसेक्टर हो गया। ठीक, अब आपको से पूछा गया कि एंगल डीएई का मान बताओ, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो एंगल डीएई का मान हमसे पूछा है, तो अगर एंगल डीए पूछा जाए तो आप सिंपली कहेंगे 1/2 60 माइनस 40/2, तो आपके सामने आ जाए कितने डिग्री? 10 डिग्री। नहीं आया, नोट इट। हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, त्रिभुज के दो कोणों के बाह्य द्विभाजक के बीच कोण दिया गया।
ये आपका एंगल एबीसी है, ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं, और इन एक्सटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर्स के बीच एंगल दिया गया है, ये आपका मिला दिया जाए तो एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर के बीच जो एंगल है वो आपका 60 डिग्री का है। यहाँ पर ये जो एंगल बाइसेक्टर है वो 60 डिग्री का है। अब आपसे कह रहा था त्रिभुज का तीसरा कोण ज्ञात करो, ये वाला पूछा गया। तो आपको याद होगा ये ओ माना जाए, ये बी माना जाए, ये सी माना जाए, तो एंगल जो आपका बीओसी है वो आपका 90 माइनस a/2 का नियम याद है। तो बीओसी आपका 60 डिग्री, बीओसी कितने डिग्री 60 डिग्री, 90 माइनस ए, एंगल ए के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक, तो एंगल ए कितना आ जाएगा 60 डिग्री। नहीं आया, थर्टीन के बाद 14, 14 बताना है, 15, 16, 17। अरे लास्ट क्लास में पत्रिका करंट की बताई, सबने ले ली? कुछ बच्चों ने नहीं ली होगी, उनके दिमाग में बहुत कुछ चीजें चलती। तो वैसे तो खैर ऐसा कोई सेंस नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जब कोई सही तरीके से ना कर रहा हो तो उसको एक बार तो प्रमोट करना ही चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, संस्था ने एक प्रयास किया कि करंट की रेगुलर मैगजीन आपको मिलती रहे, और वो एक बेस्ट मैगजीन है जिसको फिर उसके बाद आप 100 मैगजीन पढ़ लो, वो कोई बात नहीं, एक परंपरागत मैगजीन है जिसको बच्चों को पढ़ना चाहिए। उसकी व्यवस्था कुछ ऐसे कर दीजिए कि आपको जितने पैसे उसको लेने जाने में खर्च हो जाते हैं उतने पैसे मैगजीन प्रोवाइड हो रहे हैं। मतलब अगर आप व्हीकल का यूज करते हैं तो जितने पैसे उसको लेने जाने में खर्च हो जाएंगे उतने में आपको वो यहाँ उपस्थित है। ठीक, अब क्या होगा उसमें आपका रिस्पॉन्स ऐसा शिथिल टाइप का कि हाँ ले लेंगे, हम करते हैं, इस टाइप का रिस्पॉन्स दिखेगा। संस्था को मुझे कोई लाभ नहीं है, मतलब उसमें 0.0001% का भी लाभ फाइनेंशियल उसमें नहीं, बस वहाँ व्यवस्था है वो एक अलग बात। ठीक है, हाँ उन्होंने कहा कि ठीक है इसमें अर्थ अकेडमी के इस तरह से करके हो जाएगा, तो ठीक है आप भी ऐसे कर लीजिए, क्योंकि अरियंत की मैं यहाँ सेल करना होता तो उसका कोई सेंस नहीं, वो बुक स्टॉल में है तो रख लिया, हम क्यों अपने पास रखेंगे। तो ये हुआ कि अपने बच्चों को तो नहीं, तो अपने बैनर के नीचे दे दीजिए। संस्था को उसमें फाइनेंशियल 0% जो हेडेक अलग से कि हर महीने उसको प्रॉपर मैनेज करना है, प्रॉपर बने प्रॉपर आए, मतलब वो एक प्रोसेस जरूर है। तो क्या होगा जब आपका एक धुंधला सा प्रयास दिखेगा, ठीक है, मतलब शिथिलता टाइप की कि अरे कोई ऐसे उसको ले ही नहीं रहा सीरियसली, तो संस्था क्या करेगी अगले 2-1 महीने बाद बंद कर देगी, और आप फिर वहीं खड़े होंगे जहां खड़े थे। ठीक, फिर करंट के लिए हल्ला मचा लो, क्योंकि 6 महीने की मैगजीन में 3 महीने तो आप लेते नहीं हो, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो 10 रुपए की आती है 20 रुपए की आती है ना, आप उसको रेगुलरली फॉलो ही नहीं कर सकते, इसीलिए आप क्लास आते हो, इसीलिए चीजें जुड़ती हैं, क्योंकि डाउट एक अलग टेंशन है, एक इंपॉर्टेंट होता है हमारी रेगुलरिटी। तो आपका इतना धुंधला सा प्रयास दिखाई देगा, हम उसको अगले महीने उठा बंद कर देंगे। तो वैसे भी हमने 100 बार क्लास में अनाउंस करने से पहले सोचा था अपने बच्चों से कहेंगे कि लेना है, लेकिन फिर भी हुआ कि नहीं अच्छा प्रयास है तो उसमें कहने में क्या जा रहा है, लेकिन आपको उसमें कोई एनर्जी लेवल नहीं दिखाई देना है। ठीक, उसके आराम से चलते रहो, अगले महीने उठा बंद कर देंगे, बात खत्म। ठीक, और फिर बस बात खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद करंट के लिए हमारे पास आओगे तो हम भी सजेस्ट करते रहते हैं कि हाँ ठीक है ये वाली पढ़ लेना, जाके वापस आओ, क्योंकि वो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा कि वो कि मतलब हाँ ठीक, कुछ लोग तो मतलब सीरियस हैं, बाकी तो वैसे चल रहा है, तो हम ठीक है अगले महीने उठा उसको बंद कर देंगे। 314 हो गया। तो आप समझदार हो, मतलब अगर कोई प्रयास इस दिशा में किया जाए कि आपका उससे तैयारी से जुड़ा हो, जैसे कंप्यूटर एक बहुत बड़ा इशू बन गया, ठीक है, तो अब संस्था उसके लिए क्या कर रही है, संस्था उसके लिए कर रही है कंप्यूटर बैकएंड टीचर हायर कर रही, ठीक, जिससे कंटेंट प्रिपेयर हो जो कि एक ऑफिशियल तरीके से आपको प्रोवाइड हो कि ये पढ़ना चाहिए आपको। जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन कहीं आए ही नहीं है तो किताबों में कहाँ से मिलेंगे, नहीं समझे भाई। अभी तक ये अनुमानित था कि जैसे प्रश्न आते रहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में वैसे कंप्यूटर पूछा जाएगा, लेकिन आयोग ने बिल्कुल बिल्कुल व्यवस्था ही बदल दी। तो अब स्थिति क्या बनी कि जो क्वेश्चन जिस तरह के आ रहे हैं उस तरह के क्वेश्चन की डिजाइनिंग अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर क्या किया जाए, क्वेश्चन डिजाइन किए जाएंगे, उसमें किसी को लगाया जाएगा, लगा के जब वो पूरा फॉर्म में सीट असाइनमेंट तैयार होने लगेंगे तो उनको सिर्फ प्रिंटिंग कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफिस में रख दिया गया कि भाई फ्री दे देंगे, तो उसका कोई सेंस नहीं, फ्री का भी कोई वैल्यू नहीं होती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि फ्री में दे दें तो बिल्कुल नहीं पढ़ोगे, 5 रुपए लग जाए लेकिन लग जरूर जाए तभी हम पढ़ेंगे।
तो इसको ये होगा कि कंपाइल सिस्टम के अकॉर्डिंग कंटेंट और प्लस उसके ऑप्शनल क्वेश्चंस, जैसे क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं उनको आधार मानते हुए जैसे क्वेश्चंस इस बार आयोग ने पूछे, ताकि अगला CHSL मेंस जब आप देने जाएं तो कम से कम हमारे बच्चों को कंप्यूटर वाली समस्या में क्वालिफाई करने में दिक्कत ना है। अच्छा, क्योंकि उस सब्जेक्ट के नंबर नहीं जुड़ रहे हैं इसलिए उसको प्रॉपर क्लास करने की आवश्यकता नहीं, आप मतलब एक ईमानदारी से बस पढ़ लें तो क्वालिफाई हो जाएगा। हर उस बच्चे का क्वालिफाई हो जिसने कंप्यूटर को प्रॉपर टाइम दिया था, उन सबका प्रॉपर नंबर आए, वो क्वालिफाई कर रहे हैं, उनके लिए कोई स्पेशल कुछ कंप्यूटर नहीं पढ़ा था। ठीक, फिर वही व्यवस्था, तो उस मैगजीन में उसको एक तरीके से कंपाइल किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, और आपका वही धुंधला स्थिति, क्या ठीक है कर रहे हैं चल रहा है, अब अंत में क्या होगा कि ठीक अपने हिसाब से देख लो। तो हमारा मेन सब्जेक्ट जो है वो तो मैनेज कर रहे हैं, लेकिन मेन ये रहता है कि उसके साथ साथ छोटी छोटी चीजें आई, जैसे जब डिस्क्रिप्टिव हुआ तो हमने क्या डिस्क्रिप्टिव के लिए क्लासेस नहीं कराई, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव नंबर जुड़ते थे। क्या डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नहीं कराया गया, वो कराया गया। जब इंटरव्यू हुआ करता तो इंटरव्यू सिस्टम हुआ था करता, तो वो ऑलरेडी हो रहा है। लेकिन वो जब अनाउंस करके सूचना दे दी जाए, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से सूचना दी, फिर हमें दिखा कि कोई समझदारी नहीं दिख रहा तो क्लास में बोल देते हैं, जानकारी नहीं ध्यान दे पा रहे हैं कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक, तो जब कोई प्रयास किया जाए तो उसको फॉलो भी करना पड़ेगा, फॉलो करोगे तो वो सीखने को मिलेगा। करंट की मैगजीन्स पढ़ने का जो भी आप तरीका अप्लाई करते हो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन सबसे सही तरीका 6 महीने की मैगजीन में जो भी लिखा हो वो आपको शब्दशः दिमाग में होना चाहिए। उसके लिए बार बार का रिवीजन होता है, बार बार का रिवीजन होता है। बड़े मुद्दे ऐसे करके राउंड कर दिए जाते हैं कि ये वो मुद्दा है जो अगले 2 सालों तक क्वेश्चन बन सकता है, ये वो मुद्दा है जो अगले 2 सालों तक प्रश्न बन सकता है, वो हाईलाइट कर दिया जाता है। जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो पिछले 1 साल की मैगजीन्स को हम उठा के उन मुद्दों को देखते हैं, ताकि जब आयोग कभी 1 साल पुरानी करंट पे प्रश्न पूछे तो हम उसका भी आंसर कर पाए। लेकिन हम तब क्या करते हैं, अगर हमने प्रैक्टिस बैच में भी बात की, तो हम क्या करते हैं, नहीं 1 साल का पूछ रहा है वार्षिकी वाली ले आते हैं, फिर दोबारा पढ़ेंगे। अरे भाई, जो मैगजीन्स तुमने हर महीने फॉलो की, जो नोट्स बनाए, मतलब एक तो मैगजीन हो गया, उसके अलावा कुछ नया मिला तो आपने नोट्स बना के उस पर पेस्ट किया, जो आपने वो काम किया वो बेकार हो गया, अब आपको वार्षिकी चाहिए अलग से, कोई सेंस नहीं। क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप कुछ भी ले लो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप पढ़ने के लिए लेते हो तो कोई सेंस नहीं इस बात का। तो इस तरह आपको करंट फॉलो करनी होती। लेकिन हम पढ़ा हुआ एकदम किनारे कर देते, एकदम नया मिल जाए, फिर पढ़ा हुआ किनारे कर दे, फिर नया मिल जाए, तो बस ऐसे हर बार हम वो नया नया करते रहते, होता कुछ है नहीं। ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा ना पेपर में ना किसी बुक में जितना आपके पास है, लेकिन ना अब ये बार बार रिवाइज नहीं करेंगे, कुछ ना सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो करते हैं फॉलो उनकी दिक्कत भी नहीं होती। हम ज्योमेट्री के लिए एक नई बुक खरीदेंगे, फिर हम उसको पलटेंगे, फिर उसमें हम प्रश्नों में फंसेंगे, क्यों, क्योंकि हमने उन्हीं प्रश्नों को नहीं पढ़ा होगा जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो रिवीजन करिए, जब आपको एक इस बुक से एक क्वेश्चन डाउट ना रह जाए तो बस फिर बताओ कहाँ दिक्कत, फिर आपको खुद ही लगेगा कि इससे ऊपर आ ही नहीं रहा, फालतू परेशान है, क्योंकि अभी तो आपको आइडिया ही नहीं कि आपने पढ़ क्या क्या रखा होता है। ठीक, तो जो भी आपने एडवांस मैथमेटिक्स वाला पार्ट है इससे पहले वाला, वो रिवीजन जारी रखिए तो आप बेहतर कर पाएंगे। ठीक, तो करंट वाली बात जो बता दी गई, एक बार मुझे लगता है कि बार बार पुश करने की आवश्यकता नहीं, आप 1 महीने उसको फॉलो करिए, 2 महीने करिए, उसमें फाइनेंशियली तो उतने पैसे भी नहीं लग रहे जितने आपको एक दिन घर से यहाँ आने में लगते हैं। ठीक, तो उसको फॉलो करिए, आपको फर्क दिखेगा। जो 6 महीने में 1-2 महीने की कई बार मैगजीन मिस हो जाती है, हमारे पास उपस्थित नहीं होती, वो सिर्फ संस्था की तरफ से एक प्रोवाइड किया जा रहा है कि हाँ एक सिस्टम बन जाए, और वो बन जाएगा तो आपको फर्क उसका दिखेगा। आगे बढ़िए, कुछ और बेहतर चीजें, जैसे स्टैटिक्स की एक बुक अच्छी अवेलेबल है, जिसको हम चाहते हैं कि स्टैटिक जी के आप उसको पढ़ें अच्छे से। कंप्यूटर की बुक्स को इस तरह डिजाइन किया जाए कि आपके जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं उस तरह के प्रश्न आपको मिल पाए, लेकिन उस अंत में आएगा वही ना कि जब वो भी आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। 314 पूछना है, 15 हो गया, 16, 17, 17 देखिए, ट्रायंगल एबीसी की भुजाएं 5, 4, 2 सेंटीमीटर है, इनके सबसे छोटे कोण वाले शीर्ष की सामने वाली भुजा पर डाले गए माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक ट्रायंगल है, ये 5 है, ये 4 है, ये 2 है। 2 के सामने कोण सबसे छोटा होगा, इस बात में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, है कि नहीं। किसी भी त्रिभुज में छोटे भुजा के सामने कोण छोटा, छोटी कोण के सामने भुजा छोटी। ठीक है, तो अगर सबसे छोटे कोण की बात करेंगे तो सबसे छोटी भुजा जो है उसके सामने का कोण सबसे छोटा होगा। आगे कंटिन्यू करते हैं, कह रहा है कि सबसे छोटे कोण वाले शीर्ष के सामने वाली भुजा पर डाली गई माध्यिका की लंबाई, ये मीडियन ड्रॉ की जाए,
AD इसकी लंबाई चाहिए। तो आप जानेंगे कि आपको सिखाया गया था AB स्क्वायर अपोलोनियस थ्योरम प्लस AC माध्यिका का फॉर्मूला ना याद करो, अपोलोनियस का इस्तेमाल सीखो। AB स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, यही सिखाया गया था कि माध्यिका के अगल बगल वाली भुजाओं के वर्गों का योग, माध्यिका के अगल बगल वाली भुजाओं के वर्गों का योग 2 गुणे माध्यिका का वर्ग और सम्मुख भुजा के आधे के वर्ग के बराबर होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपका 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट AD हमें चाहिए, AD स्क्वायर और BD हमारा 2 है तो 2 स्क्वायर। इस परिस्थिति में सॉल्व किया जाए तो AD की लंबाई हम निकाल सकते हैं क्या? हाँ, BD 1 हो गया आधा, 1 स्क्वायर। सॉल्व फॉर AD, अंडर रूट 39/2। चलिए आगे, 17/3, 19, 20, 21, 22, 23, 21। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? ट्राइंगल ABC में एक ट्राइंगल आपका ABC है और उस ट्राइंगल ABC में BAC पर लंब है, B इज परपेंडिकुलर टू AC, BAC पर लंब है और CF AB पर लंब है, CF AB पर लंब दी जाता परपेंडिकुलर। यहां पर B और CF एक दूसरे पर इस तरह लंब डाले गए हैं। अब आपसे कहा गया B और CF एक दूसरे लंब है, O पर काटते हैं, इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट O पर इंटरसेक्ट करते हैं। फिर एंगल BAC का मान ये आपको 70 डिग्री दिया गया है, तो BOC बताओ। कुछ याद आया है ना आपको? 90 + a/2 नहीं, वो अंतः केंद्र के लिए होता है। लंब केंद्र की स्थिति 180 - a, 180 - a आपका 70, 110 डिग्री। आंसर नोट करिए जल्दी। थ्री 22, 23, 24, 25, 22। देखो 2 देखो पहले। अधिक कोण त्रिभुज ABC में एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है ABC, ये 110 डिग्री दिया गया। लंब केंद्र पर बना कोण, इसका अर्थ होगा कि लंब केंद्र जब बनाएंगे ऐसे, ये 90 डिग्री, इसको पीछे बढ़ाएंगे, ये लंब केंद्र, ये 90 डिग्री पीछे बढ़ाए, यहां मिल गए। तो ऐसी कंडीशन में ये आपका लंब केंद्र बना और लंब केंद्र की स्थिति में कुल मिलाकर देखा जाए तो ये आपका एंगल हमसे पूछा जा रहा है। तो वही सेम सिनेरियो,
अगर आप सिंपली देखेंगे तो ऐसी परिस्थिति में कुल मिलाकर ये 90, ये 90, ये आपका 110, तो ये 180 माइनस 110, बोलो, तो 180 माइनस 110 कितना, 70 डिग्री आंसर। थ्री 20 के बाद 23 बताना है। देखिए एबीसी बिंदुओं में बी का आंतरिक द्विभाजक और सी का बाह्य द्विभाजक, एक ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी, बी का आंतरिक द्विभाजक और सी का बाह्य द्विभाजक। एक दूसरे को डी पर मिलते हैं। एक ट्रायंगल एबीसी में बी का आंतरिक द्विभाजक और सी का बाह्य द्विभाजक एक दूसरे को डी पे मिलते हैं। ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ये आपका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। तो आंतरिक द्विभाजक और बाह्य द्विभाजक एक दूसरे को डी पर मिलते हैं। एंगल बीडीसी जो है वो आपका 50 डिग्री है। एंगल बीडीसी ये 50 डिग्री, एक का मान पूछा गया, याद आया कुछ? ये सब चीजें एकदम फिक्स फिगर, बहुत सावधानी से बनाइए, शुरू में कठिन लगे बाद में आसान लगे। तो 50 हो गया, ये इसका आधा होता है, जब ये इसका आधा होता है तो अपने आप ये 100 डिग्री का हो जाएगा। नहीं आया, आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 50 नंबर। ट्रायंगल एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। एक ट्रायंगल एबीसी है जो कि आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल एबीसी है जो कि आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सी डी कोण सी का द्विभाजक है, आंतरिक द्विभाजक है जो डीसी, सी डी कोण सी का आंतरिक द्विभाजक है, डी मान लेते हैं यहां फिलहाल। कह रहा है डीसी को इस प्रकार आगे बढ़ाया गया, ये समबाहु त्रिभुज, ध्यान रखेंगे, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये एंगल बाइसेक्टर है, इसलिए ये आपका 30 डिग्री एंड 30 डिग्री होगा। अब आगे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि डीसी को इस प्रकार बढ़ाया गया कि AC इक्वल टू सी, डीसी को आगे बढ़ाया गया E तक और इस तरह की AC जो है वो आपका CE के बराबर हो। अब आपसे कह रहा है CAE का मान ज्ञात करो। CAE अगर हम ध्यान दें तो ऐसी परिस्थिति में ये दोनों बराबर हैं, ये आपका 30 डिग्री है तो ये आपका एंगल 150 डिग्री हो जाएगा। बोलो सही है। अब ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं तो इसको अगर x माना जाए तो ये भी आपका x हो जाएगा। बोलो सही है। तो ये 150 x तो 2x बराबर कितने डिग्री, 30 डिग्री, 2x बराबर 30 डिग्री, तो x बराबर 15 डिग्री। नहीं आया, आगे बढ़ते हैं। क्या? हाँ डायरेक्शन फिक्स है। हाँ D टू C, DC बोल दिया ना, DC बोल दिया ना, तो इसका मतलब D टू C, CD बोलता है तो C टू D।
ठीक है। 24 के बाद 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 32 नंबर देखें। खैर एक किसी न्यूनकोण त्रिभुज एबीसी में, किसी एक्यूट एंगल ट्रायंगल एबीसी में, एक ट्रायंगल है एक्यूट एंगल, नाम है एबीसी, में एंगल एबीसी का द्विभाजक रेखा बिंदु ओ पर है। आपसे कह रहा है किसी न्यूनकोण त्रिभुज एबीसी में एबीसी का द्विभाजक रेखा पर कोई बिंदु ओ है, ओ से रेखा जो सीबी के समांतर है खींची जाती है। ये है ऐसे एंगल बाइसेक्टर ना, ओ से सीबी के समांतर, एक मिनट, एंगल है ना ये तो, न्यूनकोण एंगल एबीसी, ए बी सी, ये बाइसेक्टर होगा, इस पर एक पॉइंट ओ हो गया, ओ से पहले लाइन ऐसे ड्रॉ की, सीबी के खींची जाती, जो सीबी के समांतर ए बी को पी पर मिलती, मीट्स ए बी एट पी, ए बी को पी पर मिलती। बात समझ पा रहे हैं आप? मीट्स ए बी एट पी। फिर एंगल बीपीओ का मान ज्ञात करें। एंगल बीपी ट्रायंगल बीपीओ के बारे में देखें। अब ये एंगल बाइसेक्टर है, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये दोनों आपस में पैरेलल, तो क्या ये थीटा नहीं होगा? अगर आप ध्यान दें तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो क्या ये थीटा तो ये थीटा नहीं होगा? अब ऐसी कंडीशन में ट्रायंगल बीपीओ के बारे में देखें, तो अगर ट्रायंगल बीपीओ के बारे में बात करेंगे, बीपीओ तो थीटा थीटा, तो क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं बना? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, गलत, समद्विबाहु त्रिभुज लेकिन समकोण नहीं, आंसर इज बी। आइसोसेलेस तो बन रहा है लेकिन राइट एंगल के लिए कोई हमारे पास जानकारी नहीं है, तो राइट एंगल हम सिद्ध तो कर नहीं सकते, तो आइसोसेलेस पे बात पूरी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। 32 के बाद 33 हो गया, 33 बताना। 33 नंबर क्वेश्चन देखें। एक ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी ओ भुजाओं पर डाले गए लंब के समद्विभाजक के कटान बिंदु। कह रहा है भुजाओं के लंब समद्विभाजक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स जो आपने ड्रॉ किए, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ओ है। इसका मतलब वो क्या है? इसका मतलब वो क्या है? सरकम सेंटर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ड्रॉ किए गए हैं, तो अगर साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हमने ड्रॉ किए, तो ऐसी कंडीशन में ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, ये यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, और ये यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, तो ये यहाँ पर जो है जब आप ड्रॉ कर रहे हैं तो आप सिंपली पाएंगे कि ये आपका क्या है? सरकम सेंटर है। तो ओ जो है वो आपका त्रिभुज का कौन सा केंद्र है? परिकेंद्र। अगर वो त्रिभुज का परिकेंद्र है तो ऐसी कंडीशन में एंगल एबीसी 70 डिग्री, एंगल जो आपका एबीसी है वो आपका 70 डिग्री है, ये आपका एंगल 70 डिग्री है, और जो एंगल आपका बीसीए है ये आपका 40 डिग्री है। तो आपसे एंगल बीओसी की बात पूछ रहा है। अब देखो ये 40 ये आपसे पूछ रहा है, तो एक बात बताओ पहले, ये अगर आपका सिंपली एंगल ये वाला ये 70 40 110, तो ये कितना आया? 70 डिग्री। बात समझ में आई? अब अगर बीओसी पूछ रहा है तो क्या बीओसी इसका डबल नहीं होगा? हमने आपको बताया था परिकेंद्र पर एंगल 2a बनता है, तो आप सिंपली पाएंगे 2 इंटू 70 दैट इज 140 डिग्री।
बढ़े आगे। 33 के बाद 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 39। 39 नंबर क्वेश्चन देखें। दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात करो। आपसे कहा गया कि ये आपका फिगर में क्या लिखा है, ये 30, 30, ये 60 यहाँ है, यही 60 है, 90 मार्क है, 60 डिग्री ऐसे। ठीक, तो आपका दिए गए चित्र में आपसे कह रहा है कि यहाँ पर 60 डिग्री मार्क किया गया, तो आपसे कह रहा है कि हम करो कि आपसे एक्स का मान ज्ञात करना है। एक्स का मान ज्ञात करना, तो ये आपका अगर 30 डिग्री 30 डिग्री, तो ये आपका कितना होगा पूरा 120, ये 120 होगा, 60 30, तो ये कितना होगा 90 डिग्री, ये 90 हो जाएगा, ये 30। ठीक, अब इस वाले ट्रायंगल में जाओ, ये आपका एक्स है 30, तो यहाँ पर आप सिंपली जो है एक्स के एक टर्म्स में चाहिए एक्स का मान, तो अगर आप साइन रूल का प्रयोग कर दो तो भी तो हो जाएगा। तो साइन 60 अपॉन ए, साइन 60 अपॉन ए बराबर साइन 30 अपॉन एक्स। ट्रायंगल एडीसी में, अगर ट्रायंगल एबीसी में एडीसी में जाए तो साइन 60 अपॉन ए और साइन 30 अपॉन एक्स, ये आपका हो जाएगा कितना √3/2, और ए ये पहले था बराबर 1/2 ए एक्स, 2 से 2 कैंसिल, एक्स बराबर ए अपॉन √2 कैसे, हाँ कर दो। ये आपका जो आपको बताएगा √3 1 और वो वाला, वो तो कर सकते। 340 हो गया, 341, 340 देखें। फिर 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाल खंडों 3 रेखा लेकर कितने त्रिभुज बना सकते हैं? तो कितने त्रिभुज बना सकते हैं? हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म, दिस इज अ क्वेश्चन। ठीक, ध्यान दिया जाए तो आप पाएंगे 2, 3, 5, 6, 3 के कितने। सबसे पहले आप ट्रायंगल ना सोचें, क्योंकि सबसे पहले आप ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल तो तब सोचेंगे जब कॉम्बिनेशन मिलेंगे। तो पहले सबसे पहले 3 के ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशंस निकालने पड़ेंगे, उनके 3 के ग्रुप निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले देखो कॉम्बिनेशन 2, 3, 5 का कॉम्बिनेशन, या 3, 5, 6 का कॉम्बिनेशन, या 5, 6, 2 का कॉम्बिनेशन, या 6, 2, 3 का कॉम्बिनेशन। खत्म, और कोई स्थिति बची नहीं। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर कॉम्बिनेशन अगर देखा है तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। क्लियर, कोई डाउट हो बताओ। NC3 से भी देख सकते हो, 4C3 से भी चेक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कोई छूट रहा है तो छूटेगा नहीं। और इसमें क्वेश्चन हमेशा लिमिटेड ही पूछा जाएगा, ये प्रश्न की मजबूरी है। इसमें जो प्रश्न पूछा जाएगा वो हमेशा लिमिटेड ही पूछा जाएगा, ये मजबूरी है उसकी, क्योंकि कॉम्बिनेशन अगर बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे तो बना कैसे पाएंगे। तो ठीक है, अब उसके बाद ये आपके बन गए। अब ये आपके 3 ये आपके 3 लेंस के ग्रुप्स बन गए। अब इसमें ट्रायंगल कौन कौन बना रहा है वही एग्री हो पाएंगे। क्या ये ट्रायंगल बना पाएगा? नहीं, क्योंकि ट्रायंगल बनने के लिए 2 भुजाओं का एक तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। ये बात उसने फॉलो नहीं कर पाई। यहां देखो सही है, ओके ट्रायंगल बन गया। यहां देखो सही है, ओके ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल कहां सही है? 3, 2, 5, 6 से छोटा है। ठीक,
तो सिर्फ 2 ट्रायंगल पॉसिबल हो पाएंगे, दैट्स ऑल। इसमें 6 2 8 जोड़ोगे तो गलत हो जाएगा। हमने आपसे उस समय भी कहा था कि जब भी 3 भुजाओं में चेक करना हो तो चेक करना होगा 2 छोटे वाले। अगर 2 छोटी का योग तीसरी से बड़ा है तो अपने आप बाकी फॉलो हो जाएगा, तो आपका एक चेक करके पूरा काम चल जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। 4 के बाद 40 के बाद 41 हो गया, 42 43 44 44 देखें। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, नीचे दी गए चित्र में एडी एंगल ईएसी का बाह्य द्विभाजक है। नीचे दी गए चित्र में एडी जो है वो आपका एंगल सीएसी का बाह्य द्विभाजक है, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर। आपसे कह रहा है बाह्य द्विभाजक बीसी द्वारा बढ़ाई गई, बीसी को आगे बढ़ाया गया, डी तक डी पर काटती है। एबी का मान 12 है, ये आपका 12 सेंटीमीटर है। एसी का मान 8 सेंटीमीटर है, ये आपका 8 सेंटीमीटर। बीसी का मान 4 सेंटीमीटर है, बीसी जो है वो आपका 4 सेंटीमीटर है। और सीडी का मान आप एक्स मान ही सकते हो। तो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर का नियम लग जाएगा और आपके सामने आएगा ए बी अपॉन ए सी इक्विवेलेंट टू बी डी अपॉन डी सी। याद है बी डी अपॉन डी सी का नियम। ए बी का मान आपका 12 है, ए सी का मान आपका 8 है, बी डी का मान आपका 4 प्लस एक्स है और डी सी का मान एक्स है। सॉल्व फॉर एक्स। हो गया। 44 के बाद 45, 45 बताना है, ये नोट कर लिया। ठीक, 46 47 48 49 50। 50 तक किसी कोई डाउट है? कंफर्म। 51 50 50 देखें। क्या एक ट्रायंगल एबीसी समबाहु त्रिभुज है? एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा एक्स है। तेरा पी तीनों अर्धकों का कटान बिंदु है। P is the P तीनों अर्धकों का कटान बिंदु। ठीक, एंगल बाइसेक्टर ही मानना पड़ेगा और कुछ तो कहा ही नहीं गया।
तो P जो है वो तीनों अर्धकों का घटना में, तो इसका मतलब P इन सेंटर हो गया, इसका मतलब P इन सेंटर हो गया। अब एक बात बताओ, अगर P इन सेंटर हो गया तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो यही G भी है और यही O भी है, यही I भी है, मतलब I भी है, तो I तो यही मान लो, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर भी यहीं पे है, ठीक। तो अगर P एंगल बाइसेक्टर से बोला गया तो बिंदु तो वही मिलेगा। और उस स्थिति में हमने आपको शुरुआत में बहुत अच्छे से सिखाया था कि बात ध्यान रखना कि जो आपका PA है ये आपका परिवृत्त की त्रिज्या की तरह काम करता है, याद है। संभाव्य त्रिभुज में जो सेंट्रॉइड है वो माध्यिका को 2:1 में बांटता है, तो जो ऊपर वाला हिस्सा है वो आपका परित्रिज्या का काम करता है। तो जो कैपिटल R है वो आपका सिंपली A/√3 आया था, याद है, भुजा/√3 का नियम। तो कैपिटल R बराबर x/√3 यूनिट, ये AP हो जाएगा। हाँ, A हो जाएगा √3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। वो तो तीनों शीर्ष में भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयां थी, 2/√3 P1 + P2 + P3 ना। वो तो तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयां थी। बढ़ते हैं आगे। 351 हो गया, 52, 53, 53 बताना है। देखो पहले ट्रायंगल ABC में एंगल A 90 डिग्री दिया गया, एंगल B। तो आपका ट्रायंगल ABC कुछ इस तरह बना, जिसमें आपका ये एंगल जो B है वो आपका 90 डिग्री दिया गया है। ये ट्रायंगल ABC में जो एंगल B है वो 90 डिग्री दिया गया है। ये आपका A, ये B और ये आपका C। आपसे कह रहा है AB की लंबाई मैं आपको 5 सेंटीमीटर दे रहा हूं, ये आपको 5 सेंटीमीटर दे दी। BC आपको, ये आपकी 5 सेंटीमीटर हो गई, BC आपकी 12 सेंटीमीटर हो गई। तो लेंथ ऑफ BC हो गई कितने सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ठीक। अब आपसे Q केंद्रक है, BQ का मान ज्ञात करो। तो Q आपका सेंट्रॉइड है, Q आपका यहाँ केंद्रक हो गया। अगर Q केंद्रक हो गया तो BQ की लंबाई आपसे पूछी गई, तो लेंथ ऑफ BQ। अब एक बात बताओ, अगर केंद्रक है तो क्या अगर यहां से इसको खींच दें तो क्या ये माध्यिका नहीं बन जाएगी? क्योंकि Q सेंट्रॉइड है, क्योंकि Q सेंट्रॉइड है, देन BQ BD मीडियन नहीं हो जाएगी। बोलो सही है कि नहीं, क्योंकि सेंट्रॉइड से पास हो रही है। अब अगर आप ध्यान दोगे तो ये 12, ये 5, तो ये पूरा 13। अब क्योंकि सर राइट एंगल ट्रायंगल की बड़ी सरल सी प्रॉपर्टी है कि आप जब माध्यिका ड्रॉ करते हैं तो परिवृत्त की त्रिज्या का केस बन जाता है। ये तीनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसलिए BD की लंबाई AC/2 हो जाएगी, जो कि 6.5 है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अब एक बात बताओ, Q अगर सेंट्रॉइड है तो क्या ये 2:1 का नियम लागू नहीं होगा? बोलो, अगर 2:1 का नियम लागू होगा तो ऐसी परिस्थिति में BQ की लंबाई की अगर बात की जाए तो आप सिंपली कह पाओगे 2/3 इंटू BD, और BD की वैल्यू यहां उठा के पुटअप कर दो, तो आप सिंपली पाओगे कि BD इक्वल्स टू 2/3 ऑफ 6.5, 4 होल 1/3 सेंटीमीटर। दैट्स ऑल।
हो गया। चलो 54, 54, 55, 56, 56। ध्यान दिया जाए, दिए गए चित्र में ट्रायंगल एबीसी, सी पर समकोण है, डी परपेंडिकुलर टू ए बी। ए की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा गया। ये आपका 12 है, ये आपका 5 है, तो ये 13 होगी। इस बात में कोई प्रॉब्लम है नहीं, सही है, ठीक। ये 90 दिख रहा है, ये 90 दिया है, और ये आपका कॉमन हो गया कि ये एंगल अल्फा और ये एंगल अल्फा नहीं होगा। कुछ याद आया? समरूपता हो गई। और जब इस तरह समरूपता होती तो हमने कहा था AD इंटू AC, AD इंटू AC बराबर होता है AE इंटू AB। याद है कि नहीं? AE इंटू AB। अब आपको सब कुछ पता, जो चाहिए निकाल लो, क्योंकि शायद AE की लंबाई आपसे पूछ रहा है। तो AE पूछ रहा है, AB आपका 13 हो गया, 13। AE तो हमसे पूछी ही है, बराबर AD की लंबाई है 5, 3, और AC है 5। 15/13, आंसर इज A। ठीक, कितने बचे इस साइज में? ठीक, तो उसके बाद यहीं से अगली क्लास में आगे कंटिन्यू कर, आज यहीं तक। तो जैसे ये चीजें बताई जाए, बिल्कुल अगर आपको सिलेक्शन लेना है समय रहते, ठीक है, क्योंकि एक टाइम हमने क्लास के बीच में आज बात की, जो भी आप हमेशा याद रखें कि जब आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा और अगर आपने ईमानदारी से नहीं किया होगा, ठीक, तो एक समस्या आएगी कि किया भी होगा और आता भी नहीं होगा, और वो स्थिति इतनी भयावह होगी कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि करें क्या। दोबारा पढ़ने जाओगे तो लगे सब पढ़ा हुआ है, पेपर देने जाओगे तो नंबर आएंगे नहीं, ठीक। और ऐसा हो नहीं सकता है कि आप जब जिस टॉपिक के बारे में आपको आता भी और आता भी ना हो, तो उस स्थिति में आपको इंप्रूवमेंट करना बहुत कठिन होगा। फिर यही होता है कि चलो करते हैं धीरे धीरे, बोरिंग मतलब बोझिल जैसा काम हो जाता है। जब आप कर रहे हो तो ईमानदारी से, जैसे हमने जो भी चीजें बताई हर सब्जेक्ट के लिए, उसको वैसे ही फॉलो करिए और बहुत डेडिकेटली। कहीं दिक्कत आई सीधे बात करिए, कहीं दिक्कत आ रही है, आपको लगता है कि आपको यहाँ दिक्कत आ रही है कुछ भी प्रिपेयर करने में, रिवाइज करने में, तैयार करने में, तो उसके लिए आप इंडिविजुअली आ सकते हैं। क्लास में आपको ऑलरेडी जो है मैक्स टू मैक्स डिलीवर किया जाता है। फिर भी कहीं कोई दिक्कत आ रही तो आप मिल सकते हैं। हो सकता है कोई बात आपको कोई बात आपकी ऐसी समस्या हो जो मैं ना सोच पा रहा हूं, तो उस पर भी ध्यान दिया जाएगा, ठीक। लेकिन उसके बाद का जो स्टेप है वो आप ही को करना पड़ेगा और लगातार करना पड़ेगा। 100% परफॉर्मेंस के लिए प्रयास करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर सिलेक्शन की स्थिति बनेगी, ठीक। इसलिए इस बात का पूरा ध्यान रखिए, नहीं तो होगा क्या कि उस सिलेक्शन के जो बहुत ज्यादा नजदीक की स्थिति होती है, वो मतलब पहुंचता तो हर आदमी वहां तक पहुंचता है, फेल होता है, पहुंचता फेल होता है, लेकिन उसके लिए जो प्रयास है वो हमेशा पूरे ही होते हैं। ये नहीं कि इतना कर लेते हैं इससे चीजें हो जाएंगी। तो करंट या जो भी हमने चीजें आज बात की उन पे आप बहुत डेडिकेटली, टाइपिंग कितने लोग आप ईमानदारी से प्रैक्टिस में ले रहे हैं, बात की होगी हमने एक दिन किसी न किसी दिन, क्योंकि एग्जाम से पहले किसी ने हमसे आके कहा ना, तो उसको यही कहूंगा कि बैच में कहा था कि भले 15 मिनट आधे घंटे रोज देते रहो, बट उसको देते रहो। सोने का टाइम आधे घंटे कम हो जाएगा, थोड़ा बहुत और इधर उधर का टाइम कम हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली आप प्रयास करते रहो, ठीक। करंट से लेकर जो अलग ऐसी ऐसी चीजें है ना जो एक दिन में नहीं होंगी। बताए अगर आपको टाइपिंग नहीं तैयार है तो आप चाहे 24 घंटे टाइपिंग करने लगो, बट वो स्पीड नहीं बनेगी। वो तो एक सामान्य प्रक्रिया है ना कि धीरे धीरे आपकी आदत में आता है, तो वो आदत में रही। करंट ऐसा है कि जो बार बार पढ़ा जाए तो ऑटोमेटिकली दिमाग में रहता है कि हाँ ये करंट का क्वेश्चन है, हम इसको एड कर रहे होंगे। एक दिन में सोचो कि करंट 6 महीने को उठा के आपको इतनी मोटी बुक दे दें और तैयार कर लो, तो किसी भी स्थिति में नहीं तैयार कर सकते हो। वो बार बार पढ़ने का ही पार्ट है, ठीक। तो अच्छे से करते रहिए। ओके, गुड क्लास।